इनका नाम है जनाब मलिक सलमान साहब। फैमिली लॉ क्या होता है और कैसे ये जो अफराद के हकूक़ को डिफ़ाइन करता है, और बिलखसूस ये जो हमारी देसी कम्युनिटी है जिसमें इंडियन पाकिस्तानी, उनको क्या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। Once there is a separation, then it's a bumpy road, bumpy and messy road. ठीक है। उस सेपरेशन को डिवोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 साल की जो है सेपरेशन चाहिए होती है। ओके। कि बच्चों की ज़िंदगी में दोनों माँ बाप का, दोनों पेरेंट्स की से होनी चाहिए। ठीक है। तो हर दूसरा तीसरा घर जो है जी या टूट गया है या टूटने जा रहा है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे मसले स्टार्ट होते हैं तो ये मसले रुकते नहीं हैं, ये आगे चलते हैं। कोर्ट्स जो है वो डिवोर्स उस वक्त तक नहीं देती जिस वक्त तक जो बाकी एंसिलरी इश्यूज हैं ये मसले हल नहीं रहते। कोर्ट जो है वो डिवोर्स को हेल्ड रखती है। राइट। तो जो लॉज ऑफ द लैंड है उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके। अगर आपके पास कुछ भी वसीयत करने के लिए है उस पे आप 2 रात से ज्यादा जो है वो उसे नहीं आप छोड़ सकते। ओके। अगर आप गार्डियन अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, बच्चे छोटे माइनर्स हैं, तो फिर देन द कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है। वकील कुछ भी नहीं खा सकते, ना सिर्फ वकील बल्कि जो अटॉर्नी होता है आपकी विल में वो भी नहीं कुछ खा सकता। मर्द जो है वो पैसे हाइड करते हैं। ठीक है। वो बैक होम भेज देते हैं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, मेरे आज के मेहमान पेशे के एतबार से एक लॉयर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी की, फिर वहीं पे पंजाब लॉ कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से इन्होंने एलएलबी किया। तकरीबन 10 साल इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 2008 में ये शायद कनाडा तशरीफ़ लाए और यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो लीगल करियर है उसको कंटिन्यू किया और 2015 में ये कॉल टू बार हुए, यानी इनको यहाँ पे प्रैक्टिस का लाइसेंस जारी हुआ। इन्होंने अमीर लॉ ऑफिस के नाम से अपनी फर्म बनाई जिसके ये खुद फाउंडर, मेंबर और ओनर हैं और वहीं पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनका नाम है जनाब मलिक सलमान साहब। मैं इनको बहुत वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज मेरे प्रोग्राम के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया, आज के इस बाकायदा जो है वो नशिस्त का एहतमाम किया। जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि मैं पेशे के एतबार से लॉयर हूँ और मेरी फ़र्म का नाम अमीर लॉ ऑफिस है और जो मेरी मेन एरियाज ऑफ प्रैक्टिस हैं वो फैमिली लॉ, रियल एस्टेट लॉ, विल्स एंड स्टेट लॉ है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मलिक साहब ये बताएं कि ये फैमिली लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे राइट्स हैं जो फैमिलीज़ को और वाइफ्स को, हस्बैंड और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं। इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा हमें बताएं कि ये फैमिली लॉ क्या होता है और कैसे ये जो अफराद के हकूक़ को डिफ़ाइन करता है, और बिलखसूस ये जो हमारी देसी कम्युनिटी है जिसमें इंडियन पाकिस्तानी, उनको क्या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। मलिक साहब, फैमिली लॉ बेसिकली ओंटारियो में जो ओंटारियो फैमिली लॉ एक्ट है वो इसको डील करता है। उसके अलावा 2 और एक्ट हैं, एक डिवोर्स एक्ट और एक चिल्ड्रन रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है। तो ऐसे है कि जब कोई लीगली मैरिड जो 2 लोग हैं, कपल्स हैं, जब उनके दरमियान सेपरेशन होती है तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। ठीक है। या तो वो म्यूचुअली उनके दरमियान जो भी फैमिली लॉ इश्यूज हैं जिनका आगे चल कर जिक्र आएगा उनको वो डिसाइड सेटल कर लें। ठीक है। थ्रू लॉयर्स, थ्रू सेपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद वो म्यूचुअल डिवोर्स एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में फाइल कर दें। ठीक है। तो दूसरा रास्ता है वो लंबा और कठिन रास्ता है। ठीक है। वो इससे टाइम कंज्यूमिंग, वो जो है वो लिटिगेशन है कि कोई एक पार्टी एप्लीकेंट या रिस्पोंडेंट जो पहले शुरू करेगा उसको एप्लीकेंट कहते हैं हम, जो जवाब देगा उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। वो कोर्ट में जाकर बाकायदा जो है वो डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी एंसिलरीज इश्यूज हैं जो उसके रिलेटेड जो है, जो इसमें जो है वो जायदाद का मसला है, बच्चों का मसला है, बच्चों की पेरेंटिंग टाइम का मसला है, बच्चों की चाइल्ड सपोर्ट का मसला है, या बीवी की या खामद की स्पाउसल सपोर्ट का मसला है। ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उसमें क्लेम करेगा। तो देन देयर इज अ लेंथी प्रोसेस। इसमें कोर्ट का पूरा प्रोसेस है जो अप टू ट्रायल जाता है। उसमें डिसाइड होता है कि अब ये जो 2 बंदे जो हैं, ये जो कपल है, ये जो सेपरेट हुआ है, तो उनके क्या राइट्स हैं, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। जो है वो उसको डील करता है। ठीक है। तो आप कपल्स के दरमियान तलाक भी होती है, उसकी के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या रेशो है आजकल यहाँ पे हमारे देसी कम्युनिटी में, और उसके तलाक के बाद जो
मसाइल पेश आते हैं वो क्या हैं और कैसे उनको हल किया जा सकता है? देखिए, फैमिली लॉ एक ऐसा एरिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, इमोशंस एंड टीयर्स। ठीक है। नॉट ओनली फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, बल्कि मैं समझूंगा कि जो इसमें लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, ठीक है। इट्स अ बम्पी रोड जी। जो लफ्ज़ सेपरेशन है, इट्स अ बम्पी रोड। वंस देयर इज अ सेपरेशन देन इट्स अ बम्पी रोड, बम्पी एंड मेसी रोड। ठीक है, ठीक है जी। जो सेपरेशन है वो ऐसे है कि अगर आपने मियाँ बीवी ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, वो एक किस्म के एक दूसरे के साथ सोशल बाइकआउट में चले जाते हैं, नो मैटर कि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। तो देन दिस इज सेपरेशन इफ देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक है, अगर वो 90 डेज के अंदर अंदर दोबारा रिकंसिलिएशन कर लेते हैं तो सेपरेशन खत्म हो जाती है। अगर अबव 90 डेज ठीक है वो रिकंसिलिएशन नहीं करते, एक दूसरे को रुजू नहीं करते, दे डोंट कोहिबिट ईच अदर, तो देन सेपरेशन जो है वो चलती है। ठीक है, तो उस सेपरेशन को डिवोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 साल की जो है सेपरेशन चाहिए होती है। ओके, ठीक है। तो ये बताएं कि बच्चों का फिर क्या मामला होता है? देखिए, इस मसले के साथ, इस सेपरेशन के साथ बहुत सारे मसले जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला होता है सेपरेशन के बाद, वो ये होता है कि बच्चों का क्या बनेगा। अगर आपके बच्चे हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे जो है माइनर्स हैं, अंडर 18 है, तो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर द कपल कि बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। बच्चे माँ के साथ रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे। अगर माँ के साथ रहेंगे तो बाप को जो है वो एक्सेस होगी। इसको हम कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में पेरेंटिंग टाइम। ठीक है, बिफोर वी यूज्ड टू से कस्टडी एंड एक्सेस। ठीक है, किसके पास बच्चे रहेंगे, कस्टडी होगी, और किस पार्टी के पास एक्सेस होगी। ओके, तो मोस्टली जो बच्चे, अगर छोटे बच्चे हों, माइनर्स हों, अगर यंग चिल्ड्रन हो, तो प्राइमरी केयर गिवर जो है वो मदर होती है। ठीक है, बच्चे माँ के पास रहते हैं और बाप को जो है वो एक्सेस राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो किस एज में ये बच्चों से पूछा जाता है कि आपने किसके साथ रहना है? देखिए, देयर इज नो सेट फार्मूला, लेकिन ये है कि अगर बच्चे दे आर ओल्ड एनफ कि अगर कोर्ट उनको डेफिनेटली सम सर्कमस्टांसेस जो है वो जजेस जो है वो कोर्ट जो है वो बच्चों के विशेस भी जानते हैं। ठीक है, कि बच्चों की क्या विश है। अगर वो इस स्टेज पे हैं कि बच्चे बता सकते हैं कि उनकी क्या विश है, तो कोर्ट कंसिडर करती है। लेकिन मोस्टली जो है वो बच्चों की जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन है वो ये है, जो कोर्ट जो केसेस भी हैं, जो प्रेसिडेंट है, कि बच्चे दोनों माँ बाप दोनों के साथ गेट अलॉन्ग करें। ओके, चाहे वो एक पार्टी, एक माँ के साथ रह रहे हैं, लेकिन बाप की भी से होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। राइट, दिस इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कि बच्चे किसी एक पार्टी के साथ रहें, दूसरे पार्टी की कोई से ना हो। ओके, तो मोस्ट लाइकली जब कोई एक ऐसे केसेस कोर्ट में भी जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो, अदरवाइज कोर्ट हमेशा जो है इसकी जॉइंट जो है कस्टडी जो है वो देती है। ओके, बच्चों की जिंदगी में दोनों माँ बाप का, दोनों पेरेंट्स की से होनी चाहिए। ठीक है, आपका बतौर वकील इसमें क्या किरदार होता है? देखिए, हमारा इसमें बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फैमिली लॉ जो है वो मेरा पैशन है। ठीक है, बेशक ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन ये मैं पैशन के तौर पे करता हूँ। राइट, अब मैं समझता हूँ, स्पेशली आपने पहले मुझे ये सवाल किया, वो मैं उसका पार्ट मिस कर गया कि हमारी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आजकल जो रेट ऑफ डिवोर्स है इट्स वेरी हाई। अच्छा, इट्स वेरी हाई। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि हर यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा घर जो है या टूट गया या टूटने जा रहा है। ठीक है, इस रेट ऑफ डिवोर्स सो मच हाई। ये बात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पैशन है काम करने का, पैशन स्पेशली अपने कम्युनिटी के हवाले से, बिकॉज you know when you understand someone's culture it's very easy to help them out। तो मैं इसलिए भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ एज ए लॉयर, जब मेरे पास कोई पार्टी भी आती है, मियाँ बीवी से कोई भी एक आता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको ये मीडिएट करने की कोशिश करता हूँ कि वो रिकंसिलिएशन कर लें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे मसले स्टार्ट होते हैं तो ये मसले रुकते नहीं हैं, ये आगे चलते हैं। लेकिन जब मेरी इस तमाम कोशिश के बावजूद भी पार्टी इस पे एग्री नहीं होती, तो मैं उनको कहता हूं कि आप इफ यू मस्ट देन यू विल गो थ्रू द म्यूचुअल सेटलमेंट। राइट, आप कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, कोर्ट में ना जाएंगे। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो ये आपके लिए जो है ये बहुत टायरिंग, टाइम कंज्यूमिंग। और मुझे ना थोड़ा सा सादा अंदाज में बताएं कि म्यूचुअल
जो आपस में एग्रीमेंट होता है उसमें और कोर्ट में क्या फर्क है, कैसे ये फैमिलीज को ये रास्ता लेना चाहिए? जी, म्यूचुअल जो एग्रीमेंट होता है वो बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है। कोर्ट मीन यू आर द कोर्ट, जज विल डिसाइड। जी जी। ओके, लेकिन जो म्यूचुअल है उसमें आप आउट ऑफ द कोर्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ओके, दोनों मियाँ बीवी, ठीक है, दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंस लॉयर जो है वो कर लेते हैं, या एक ही लॉयर दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट करके उनसे सारी चीज़ें जो है वो पूछ के कि आप उनकी क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बच्चों के बारे में, जायदाद के बारे में, जी, स्पोर्ट के बारे में, ठीक है, तो उस म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम एक सेपरेशन एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसको दोनों पार्टी साइन करते हैं। जो दूसरी पार्टी है उसको हम इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस भी किसी इंडिपेंडेंट लॉयर से करवाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है हम जो है म्यूचुअल डिवोर्स जो है वो कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है, पार्टीज को कोर्ट में जाने की जरूरत उसमें नहीं होती। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स सेटलमेंट नहीं करते, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो अक्सर क्या होता है जब सेपरेशन होती है तो जो कपल होते हैं वो रश में होते हैं कि ये डिवोर्स हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो कोर्ट्स जो है वो डिवोर्स उस वक्त तक नहीं देती जिस वक्त तक जो बाकी एंसिलरी इश्यूज हैं, जिसमें एंसिलरी इशू में जो बच्चों का मामला है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मामला है और स्पोर्ट का मामला है, जिस पे तक ये मसले हल नहीं रहते, कोर्ट जो है वो डिवोर्स को हेल्ड रखती है। राइट, ओके। बहुत अर्जेंट सर्कमस्टांसेस में जो है वो कोर्ट से जो है कोई पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है कि डिवोर्स को सेवर किया जाए बाकी इश्यूज से। ठीक है, इट्स अर्जेंट, विच इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, चले जल्दी से हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि जायदाद की तकसीम का कोई फार्मूला मौजूद है? ऐसे है जी कि जायदाद की तकसीम का बिल्कुल एक प्रॉपर फार्मूला है ओंटारियो फैमिली लॉ एक्ट में। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इक्वलाइजेशन। ओके, मुझे अनफॉर्चुनेटली इसका उर्दू में तर्जुमा शायद नहीं आता। बराबरी कह लें आप इसको, बराबरी। तो वो इक्वलाइजेशन का एक फार्मूला ऐसे है कि उसमें दो पार्टीज हैं, मियाँ बीवी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ओके, तो उसमें हम जो है एक नेट फैमिली प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं कि ए के पास क्या क्या एसेट्स हैं, बी के पास क्या एसेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं वो होता है मैट्रिमोनियल होम। ठीक है, आप आगे चल के मैं हम इसको वाज़ह करेंगे कि मैट्रिमोनियल होम क्या है। राइट, तो वो मैट्रिमोनियल होम जो होता है उसमें दोनों जो स्पाउस होते हैं, मियाँ बीवी, उनका इक्वल उसके सदार होते हैं। ठीक है, डजंट मैटर कि उस मैट्रिमोनियल होम में एक बंदे का नाम है या दो बंदों के नाम। ओके, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल होम जो है वो इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू $100 है तो $50 पार्टी ए के, $50 पार्टी बी के। उसके अलावा जो जो ए के एसेट्स हैं, जो जो बी के एसेट्स हैं। अब एंड पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर एक पार्टी के एसेट्स से आते हैं $200, ठीक है, बी पार्टी के एसेट्स आते हैं $150, ठीक है, तो जो ए के $50 एक्स्ट्रा है उसका हाफ जो है वो बी को जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन पेमेंट। ठीक है, ठीक है, बहुत उम्दा मलिक साहब, बड़ा अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। एक चीज़ बताएं कि हमारी जो शरीयत है, क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है कोर्ट्स में, या जो आप म्यूचुअल सेटलमेंट करते हैं उसमें अपने शरीयत के मुताबिक कोई फैसला किया जाए, या जो इस्लाम की जो विरासत की तकसीम का तरीका है या तलाक के जो कवानीन है वो क्या यहाँ अप्लाई होते हैं, या उनका कोई? देखें, जो तलाक आपने लफ्ज़, ये एक तो है कि आप लीगल डिवोर्स, ठीक है, लीगल डिवोर्स तो आपको कोर्ट ही देगी। ओके, जो रिलीजियस डिवोर्स है वो आपका अपना जाती मामला है। ओके, ठीक है, उससे आपको कोई नहीं रोकता। आप अगर रिलीजियस डिवोर्स देना चाहते हैं तो आप किसी वक्त भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिवोर्स को लीगल बनाने के लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, और कोर्ट शरीयत को कंसीडर नहीं करती। अब ये है कि जैसे शरीयत की अगर आपने बात की है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉज ऑफ द लैंड है जी, जो जैसे मैंने बताया कि ओंटारियो फैमिली लॉ एक्ट है, चिल्ड्रन रिफॉर्म्स एक्ट है, सक्सेशन लॉ एक्ट है, डिवोर्स एक्ट है, तो जो लॉज ऑफ द लैंड है उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, लेकिन आप रिलीजियस तौर पे अगर कोई मामला करना चाहते हैं अपने तौर पर, आप रिलीजियस डिवोर्स देनी है अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, लेकिन लीगल डिवोर्स के लिए आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो लीगल डिवोर्स करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो एवेन्यूज हैं, चाहे सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट और इन द कोर्ट। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक सवाल है मलिक साहब कि वो है वसीयत के बारे में। वसीयत के बारे में हमारी शरीयत भी जोर देती है कि वसीयत करें, और यहाँ पे भी विल और वसीयत के कवानीन मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, हमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? जी, आपने चूंकि मुझे वसीयत के बारे में पूछा है तो मेरे इस वसीयत पे काफ़ी पहले भी यूट्यूब पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। अब वसीयत के बारे में अगर इस्लामी तौर पर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आपके पास कुछ भी वसीयत करने के लिए है उस पर आप 2 रात से ज़्यादा जो है वो
उसे नहीं आप छोड़ सकते। ओके। तो इस्लामी तौर पे तो वसीयत इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप ज़माने के लिहाज से देखा जाए, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो वसीयत जिसे हम विल कहते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आई ऑलवेज, मैं अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करता हूँ कि आपकी वसीयत, आपकी जो है वो विल वो होनी चाहिए। ठीक है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हमें किस लिए वसीयत की जरूरत है। देखिए, जो आपकी विल है, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें, जो विल है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आप किसी इंसान के मरने के बाद इफेक्टिव होता है। ओके। ठीक है। अक्सर लोग जो है वो, उनको जो है मिसकंसेप्शन है कि विल और पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपकी जिंदगी में इस्तेमाल होती है। ओके। और जो विल है आपकी जिंदगी के बाद इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज बताई। ठीक है जी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बेसिकली दो पर्पज के लिए होती है। आपने ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं ये वाज़ह कर देता हूँ जो है लोगों की जो है तालीम, एजुकेशन के लिए, कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रॉपर्टी के लिए होती है और एक मेडिकल केयर के लिए होती है। ओके। तो अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स जो एल्डरली हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी पर्सनल केयर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आप मशीन पे चले जाते हैं, आप कोमे में चले जाते हैं, तो समबडी शुड ऑन योर बिहाफ टेक डिसीजन, टेक फिजिशियन। राइट। तो जो प्रॉपर्टी की पावर अटॉर्नी है, वो अगर आप किसी वजह से फॉर एनी रीजन यू आर एब्सेंट फ्रॉम कंट्री, फॉर इलनेस, फॉर एनी रीजन, समबडी एल्स ऑन योर बिहाफ, यू नो, यू कैन एक्ट। ठीक है। तो विल जो है वो देखें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। ठीक है। तो उनको देयर इज ओनली वन वे, दे कैन अपॉइंट अ गार्डियन। गार्डियन यानी कि कौन, आप अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, एक दोनों अगर मियाँ बीवी किसी हादसे में जहाँ बहक हो जाते हैं, तो अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो यू शुड अपॉइंट अ गार्डियन विच यू कैन डू ओनली इन द विल। अच्छा। कि हमारी जिंदगी के बाद अगर कुछ हो जाता है तो ये गार्डियन फलां बंदा हमारे बच्चों का गार्डियन होगा। अगर आप गार्डियन अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, बच्चे छोटे माइनर्स हैं, तो फिर देन द कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि विल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? इसमें ज़िमनी तौर पे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या जिसने विल की है वो मर जाता है जी, तो क्या ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी या इसके लिए भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाना? मलिक साहब ने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने तो विल बनवा ली है तो ऑटोमेटिकली हमारे मरने के बाद जो विल जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है विल बनवाते हुए। एक तो जो विल में आप अटॉर्नी जो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा बंदा आपको अपॉइंट करना चाहिए अपनी फैमिली में से या अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में से, जो कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, जो इस चीज़ को समझे, जो आपकी ज़िंदगी आपके जाने के बाद उस बिल को इम्प्लीमेंट उसने करवाना है। जी। तो वो जो प्रोसेस है वो उसे कहते हैं प्रोबेट। ठीक है। प्रोबेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मरने के, किसी इंसान के मरने के बाद जिसकी विल, उसको हम कहते हैं टेस्टेटर। टेस्टेटर के मरने के बाद विल को जो है वो प्रोबेट होना होता है। उसके लिए यू हैव टू अप्लाई विल टू द सुपीरियर कोर्ट। देयर इज अ प्रोसेस थ्रू लॉयर्स। आपने अप्लाई करना है, उसके ऊपर फिर जो मरने वाले की प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं एस्टेट। ठीक है। तो एस्टेट जो भी उसकी एस्टेट होगी, चाहे वो लिक्विडेटेड है या अनलिक्विडेटेड है, तो उसमें से डेट्स निकाल के जो नेट स्टेट होगी उसके ऊपर जो है स्टेट फीस भी है, जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पे करनी है उस प्रोबेट प्रोसेस के साथ, जो तकरीबन 1 से 1.5% है। ठीक है। वंस यू विल अप्लाई, द कोर्ट विल सर्टेन दैट दिस विल इज वैलिड। तो जब तक कोर्ट की एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी आपको, तो वो विल वैलिड नहीं है, वो विल इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोबेट प्रोसेस। यूजुअली दिस प्रोसेस टेक्स 4 to 6 months इन टोरंटो। ओके। ठीक है। तो इसमें ये जो एक खौफ है लोगों के दिलों में कि बहुत कुछ तो वो वकील ही खा पी जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मलिक साहब, वकील कुछ भी नहीं खा सकते। ना सिर्फ वकील बल्कि जो अटॉर्नी होता है आपकी विल में, वो भी नहीं कुछ खा सकता। अक्सर जो मेरे पास मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब सो फार हंड्रेड्स ऑफ विल्स मैंने जो है वो बनाई है लोगों की। मेरे पास ऐसी बहुत सी इंक्वायरी आती रहती हैं। तो अक्सर जो कपल्स आते हैं उनका सवाल जो होता है जी कि हम अटॉर्नी किसे बनाएं। मैंने कहता हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा बड़ा है या कोई बेटी बड़ी है, उसको आप अपॉइंट करें। अगर मियाँ बीवी दोनों की विल है तो हम अल्टरनेट अटॉर्नी करते हैं। हस्बैंड की विल में वाइफ, वाइफ की विल में हस्बैंड। तो लेकिन हमें एक अल्टरनेट अटॉर्नी भी चाहिए होता है। अगर पहले वाला अटॉर्नी किसी वजह से फॉर रीजन ऑफ डेथ, इलनेस इज नॉट अवेलेबल, तो समबडी शुड बी इन बैकअप। ओके। ठीक है। तो मैं हमेशा को बताता हूँ कि अटॉर्नी एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल हो। दिस इज जस्ट अ ड्यूटी।
ठीक है। लोग कहते हैं, अक्सर मुझे कपल सवाल करते हैं जी हम उस बेटे को बना देंगे, दूसरे बेटों को एतराज होगा। तो मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि ये जो अटॉर्नी होता है ये कोई प्रिविलेज नहीं है, राइट, इसे जॉब है, जो उसने जॉब, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उस अटॉर्नी ने जो है वो टेस्टेटर जो विल बनाने वाला होता है, उसके मरने के बाद उस विल को जो है वो प्रोबेट के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। मलिक साहब, आपका वसी तजर्बा है इस फील्ड में, मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल पर्टिकुलर लोगों की रहनुमाई के लिए आपसे कर रहा हूँ। बहुत सारे आपने डिवोर्स के और विल्स के केसेस निपटाए हैं, जैसे अभी आपने खुद फरमाया, तो आप कुछ बताएंगे लोगों को अपने इन तजर्बात की रोशनी में कि कैसे ये जो बढ़ती हुई रेशो है तलाक की, इसको रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है? कुछ लोगों को जैसे आप नसीहत कुछ करें, कुछ बताएं। देखे, ये आपने मलिक साहब बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन बड़ा मुश्किल सवाल है ठीक है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि कोई इसकी मेन रीज़न जो मेरे तजर्बे पिछले 10 साल से मैंने डजन्स ऑफ जो है फैमिली लॉ केसेस जो प्रेजेंट किए हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो है वो मैंने सेटलमेंट्स की है, ठीक है। तो इसमें जो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो इसको जो जो मेन इसकी जो रीजंस हैं वो फाइनेंस, अच्छा, इज वन ऑफ द मेन रीजन। ये उन स्पेशली उन कपल्स में जिनमें जो है वो हस्बैंड जॉब करता है और वाइफ जॉब नहीं करती। ओके। चूंकि अगर आप हमारे अपने साउथ एशियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो मेंस होते हैं दे आर नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ वुमेन्स रोल इन फैमिली ओके वेंचर, ठीक है। तो जिस वजह से एक तो रीज़न ये बनती है कि ख़वातीन को अक्सर ये शिकायत होती है कि मर्द हमारे रोल को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते। वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भी बनाया है वो हमने बनाया। राइट। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न। राइट। लेकिन सेम टाइम पे मेरे नॉलेज में ये भी आया कि वो औरतें जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि खुद जॉब करती हैं, वो उनमें भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जो ज़्यादा मसले वो यही हैं कि अगर घर के अखराजात कौन चला रहा है, ठीक है, अगर दोनों चला रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। यूजुअली जो है वो ये देखा गया है तो औरतों का ये जो है ये कंप्लेंट होती है कि मर्द जो है वो पैसे हाइड करते हैं, ठीक है, वो बैक होम भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका लुबेल बात बताऊं तो इसकी जो मेन रीजन है वो फाइनेंस। ओके। टू सम एक्सटेंट यस, उन लोगों को भी ये मसाइल हुए हैं जिन लोगों ने यहाँ पे आकर अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक ने अपग्रेड कर लिया है, दूसरा पार्टनर जो है वो उसने अपग्रेड नहीं किया, वो पीछे रह गया है, तो ये अपग्रेड को थोड़ा सा वाज़ेह करें। मतलब अपग्रेड ऐसे है कि मोस्टली देखें, ये कनाडा जो है एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। ये many people came over here for economic reasons. Right. Many people who came from back home from all over the world, they are well educated people. तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आकर जो है वो गिव अप कर जाते हैं। ठीक है। वो जो उनके जो बैक होम से उनके पास जो क्रेडेंशियल होते हैं, जो उनका बैकग्राउंड होता है, उसको परसू नहीं करते, वो दे गिव अप ऑन मीनियल जॉब्स। तो उनको लिए भी मसाइल आगे चल के वो आते हैं। ठीक है। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा आते हैं जिनमें दोनों पार्टनर में से कोई एक अपग्रेड कर देता है, दूसरा अपग्रेड नहीं करता। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनेंस है इज वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे मसले शुरू होते हैं तो ये रुकते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आप चैलेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछते हैं, जब ऐसे मसले स्टार्ट होते हैं तो उनको मिटिगेट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूँ कि डोंट होल्ड पर्सनल ग्रजेस। ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ क्या होता है, जब उनमें सेपरेशन हो जाती है तो वो उनके बहुत सारा लंबा थोड़ा एक बैगेज होता है। okay. वो जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं उनको जाने नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल आती है सेटलमेंट करने में। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर इट इज मस्ट, तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने पर्सनल ग्रजेस को आप साइड पे रखें और बिहेव लाइक ए मैच्योर पीपल। ठीक है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एमिकेबली और रिस्पेक्टफुली इसको जो है इसको करें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मलिक साहब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिर में आ गए। हमने फैमिली लॉ को बेसिकली तफसील से डिस्कस किया। आप यहाँ पे रियल एस्टेट का काम भी करते हैं? जी, रियल एस्टेट लॉ का काम करते हैं? जी, रियल एस्टेट लॉ एज ए लॉयर। जी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बता दें, और अगर कोई हमारे जो नाजरीन है वो आपकी खिदमत लेना चाहें। जी, रियल एस्टेट बेसिकली जैसे बहुत से लोगों को पता है इस बारे में कि हमारा रोल एज ए लॉयर जो है वो ये होता है कि जब कोई बंदा को घर खरीदता है, अगर कोई सेल करता है या बाय करता है या आप मोर्गेज घर की रीफाइनेंस करवाते हैं,
तो आपको लॉयर की जरूरत, दिस इज एवरीथिंग इज थ्रू लॉयर्स, तो आपको लॉयर की जरूरत होती है। तो हमारा रोल एज ए लॉयर होता है, जो है हमारी जो जॉब होती है वो लीगल जॉब होती है। बहुत से लोग इस रोल को मिक्सअप करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट लॉयर। रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं, जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जो आपको घर की शोइंग कराते हैं, आपको घर दिखाते हैं। तो वंस यू साइन द एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर, तो उस एग्रीमेंट को जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो लॉयर ने करना होता है। तो सेलर का लॉयर डिफरेंट होता है, परचेजर का लॉयर डिफरेंट होता है। देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें सेलर और बायर दोनों को एक ही लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आगे चल के हम इसको कभी नेक्स्ट सिटिंग में इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा अगर आपका घर है, आपके घर में इक्विटी है, आप समझते हैं, उसे आपको रीफाइनेंस करवाते हैं, तो वो जो आपको उसके लिए भी लॉयर की जरूरत होती है। ओके, तो लॉयर की एक बड़ी जिम्मेदारी जी, इसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जितनी लीगल रिस्पांसिबिलिटीज है, इवन द बैंक इज रेस्टिंग ऑन लॉयर्स शोल्डर्स। ठीक है, उसमें ये होता है जब आप हमें को क्लाइंट रिटेन करता है एज अ लॉयर, तो स्पेशली जब परचेज या रीफाइनेंस की वो ट्रांजैक्शन है, तो उसमें ना सिर्फ हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बैंक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक जितनी बैंक की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो थ्रू लॉयर्स होती है। ठीक है मलिक साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच साहब, मुफीद मालूमात यकीन करें मिली हैं, और अगेन थैंक यू, आपका बहुत मेहरबानी, आपके बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, लेकिन आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके ज़हनों में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात लिख सकते हैं। हम मलिक साहब को फिर ज़हमत देंगे और आपके सवालात को एड्रेस करेंगे। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।